आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में सड़क की चोरी, पुल की चोरी की बातें तो सामने आती रहती हैं, लेकिन बेगूसराय के गढ़हरा रेलवे यार्ड से आई चोरी की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यहां चोरों के गिरोह ने मरम्मत के लिए लाए गए इंजन के पार्ट्स ही उड़ा लिए। हम रेलवे इंजन की बात कर रहे हैं। कैसे रेल का इंजन कबाड़ में उसे बदल दिया गया, देखिए चोरी की हैरान करने वाली कहानी इस खास रिपोर्ट के जरिए। रेलवे यार्ड से सुरंग के जरिए चोरी। इंजन के पार्ट्स पुर्जे कबाड़ वाले को बेचा। बिहार में अजब चोरों की गजब कहानी है। बरौनी के गढ़हरा रेलवे यार्ड से मरम्मत के लिए लाए गए इंजन के पार्ट्स पुर्जे पूरी तरह से गायब कर उन्हें कबाड़ वालों को बेच डाला गया, और यह सब कुछ हुआ रेलवे पुलिस के नाक के नीचे। पहले इंजन की चोरी की कहानी क्या है उसे समझिए। बरौनी के गढ़हरा यार्ड में मरम्मत के लिए लाए गए इंजन की चोरी की गई। चोरों ने इंजन का सिर्फ ढांचा छोड़ा, पार्ट्स गायब कर दिया। इंजन के पार्ट्स खोलकर इसे कबाड़खाने को बेच डाला गया। बरौनी से चोरी के तार मुजफ्फरपुर से जुड़े, तब मामले का खुलासा हुआ। रेलवे यार्ड से इंजन के पुर्जों की चोरी का खेल पिछले कई महीनों से चल रहा था, लेकिन पूरे मामले का खुलासा मुजफ्फरपुर में हुआ, वो भी कबाड़ वाले के यहां छापेमारी के बाद। गढ़हरा डीजल शेड में कुछ इंजन के पुर्जों की चोरी हुई थी। उसी चोरी के में केस हुआ था, जिसमें कबाड़ी पकड़ा गया था, रिसीवर। उसने यहाँ माल बेचा था, उसी के निशानदेही पर माल की बरामद। इसमें कितने लोगों की अरेस्टिंग है सर? अभी तो सर 2 आदमी, बाकी और आदमी जेल जा चुके। सामान सारा रिकवर हो गया है? हाँ, लगभग। बताया तो ये जा रहा है कि गढ़हरा यार्ड में डीजल इंजन के पुर्जों की चोरी सुरंग बनाकर हो रही थी, लेकिन आरपीएफ को इसकी भनक तक नहीं लगी। अभी हम खड़े हैं गढ़हरा यार्ड, जो कि एशिया महादेश में अपना एक अलग स्थान रखता है, और हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह बाउंड्री वॉल जो है गढ़हरा यार्ड का, उसमें सुरंग बनाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। ये देखिए, यही वो रास्ता है जिसे आरपीएफ के द्वारा जो है बंद कर दिया गया है, लेकिन चोरों ने इसी रास्ते पर सुरंग बनाई थी और यहाँ से लाखों रुपए सामान की चोरी की गई थी। चोर बड़ी आसानी से रेल इंजन के पार्ट्स को मुजफ्फरपुर के कबाड़ गोदाम में बेच डालते थे और इससे मोटी रकम भी कमा रहे थे। आखिर इंजन को कैसे कबाड़ बनाते थे चोर, और कौन है इस गिरोह का सरगना, तो वो भी जान लीजिए। दरअसल रेल इंजन के पार्ट्स पुर्जे बेचने का मास्टरमाइंड मनोहर शाह है। मुजफ्फरपुर का रहने वाला आरोपी मनोहर शाह फरार बताया जाता है। चोरों का गिरोह इंजन में लगे तांबे के तार, एल्यूमिनियम के पार्ट्स की चोरी करते थे। चोरी किए गए सामानों को मुजफ्फरपुर के अलग अलग स्क्रैप कारोबारी को बेचते थे। पुलिस ने मुजफ्फरपुर की प्रभात कॉलोनी स्थित एक कबाड़ के गोदाम से बीते 18 नवंबर को इंजन के पुर्जों की 13 बोरियां बरामद की हैं। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इससे पहले पूर्णिया में भी रेल इंजन की चोरी की वारदात तो हो चुकी है। ठगों ने स्टीम इंजन वाले एक विंटेज इंजन को ही बेच डाला था। विंटेज इंजन को सार्वजनिक तौर पर रेलवे स्टेशन पर रखा गया था। जांच के दौरान चोरी में रेलवे के एक इंजीनियर की भूमिका पाई गई थी। अररिया में भी रेलवे पुल के पुर्जे गायब कर दिए गए थे। लोहे के पुल के कुछ हिस्सों को चुराने के केस में अब भी जांच जारी है। तो ये हाल है बिहार में रेलवे की सुरक्षा का, संसाधनों के रख रखाव का और बदमाशों के बुलंद हौसले का। पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे सरकारी संपत्ति को चूना लगाया जाता रहा और जिम्मेदार लोगों को इसकी भनक भी नहीं लगी। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 पर पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने भी लापरवाही की बात स्वीकार की और साथ ही इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही। एक पेटी थीफ है
जिन्होंने वो हमारे जो इंजन के अंदर जो मोटर होता है उसका वो केबल जो तांबे का केबल उसी की वो चोरी कर रहा था। वो केबल काट के वो 2-4 किस्त में यहाँ से बेच गया था वो। तो वो हमें पकड़ा गया है, वो चोर पकड़ा गया है। जो ट्रांसपोर्ट जिसके साथ वो किया है, जिस सवार को बेचा है वो भी पकड़ा गया है। और हमने अपने सारे मटेरियल्स को रिकवर भी कर लिया है और हमने 7 लोगों को टोटल अरेस्ट भी कर लिया है। और ऑलमोस्ट हमने हमारे जो इंजीनियर्स हैं जो लोग देखते हैं वो उनके हिसाब से ऑलमोस्ट 95% मटेरियल की रिकवरी हो चुकी है अभी तक। सर लापरवाही है, ये बात आप मान रहे हैं बिल्कुल कि लापरवाही हुई है? हाँ, किस लेवल पे हुई है? आगे से ऐसी लापरवाही ना हो, इसके लिए क्या कुछ करेंगे आप लोग? इसके लिए हम लोगों ने इंतजाम कर रखा है और अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑन है वो, क्योंकि कुछ मटेरियल अभी भी 5% बचे हुए हैं और हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसके बाद आप उसमें फुल इंतजाम कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का कोई भी बाउंड्री के पास जिस तरह के जो थोड़े जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से वो बाउंड्री के अंदर घुस जाते हैं उसको हम लोग प्लग इन करने वाले हैं और सिक्योरिटी भी टाइट करेंगे वहाँ। बिहार में चोरों ने पुलिस महकमे के एक बड़े अधिकारी को निशाना बनाया। सीनियर आईपीएस अधिकारी और आईजी विकास वैभव की 9mm की क्लॉक पिस्टल चोरों ने चुरा ली। पुलिस ने सफाई करने वाले होमगार्ड के जवान के बेटे को हिरासत में लिया और बताया जा रहा है कि सूरज ने मोबाइल खरीदने के लिए विकास वैभव की पिस्टल चोरी की। बिहार में अब बड़े पुलिस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं। आईपीएस के घर में चोरी, आईजी की पिस्टल गायब। सुनकर हैरानी हुई होगी, लेकिन हैरान मत होइएगा, ये बिहार है, यहां कुछ भी संभव है। तभी तो आईजी रैंक के अफसर और 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी विकास वैभव की पिस्टल ही चोर उड़ा ले गए, वो भी उनके बेडरूम से। कल जो है सर के द्वारा कंप्लेन दिया गया है कि उनके आवास से शयन कक्ष से जो है कि उनकी सरकारी पिस्टल और 25 राउंड गोली 2 मैगजीन था, उसमें एक में 12 और एक में 13 राउंड गोली था जो गुम हो गया है वहाँ से। विकास वैभव की जो पिस्टल चुराई गई है वो सरकारी 9mm की ग्लॉक पिस्टल है, जिसे पुलिस मुख्यालय की तरफ से आईपीएस विकास वैभव को आवंटित किया गया था, लेकिन गुरुवार को चोर इसे ले उड़े। आगे की पुलिसिया कार्रवाई बताएं, उससे पहले 9mm की इस ग्लॉक पिस्टल की खासियत को जान लीजिए। ये उच्च श्रेणी की 9mm पिस्टल है जो सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। ये ऑस्ट्रियन तकनीक से बनी है। इसकी बॉडी पॉलीमर की बनी होती है। इसके मैगजीन में एक साथ 17 गोलियां आती हैं। इसमें 9mm की कोई भी गोली लग सकती है। बड़ी बात यह है कि इसे लेजर, स्कोप, फ्लैशलाइट से भी लैस किया जा सकता है। पिस्टल चोरी को लेकर गर्दनीबाग थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। चोरी का आरोप होमगार्ड जवान वीरेंद्र राम के बेटे सूरज पर लगाया गया है, जो अपने पिता की बीमारी की वजह से विकास वैभव के घर पर साफ सफाई का काम करने आता था और पिस्टल चुरा लिया। पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सूरज ने कैमरे पर खुद को बेगुनाह बताया है। हम नहीं लिए हम नहीं लिए। हालांकि पुलिस का दावा है कि सूरज ने चोरी की बात स्वीकार कर ली है। साथ ही ये भी बताया कि पिस्टल उसने उड़ान टोला में रहने वाले अपने मित्र सुमित के हाथों बेच दिया है। पूछताछ में भी उसने उस समय एक्सेप्ट किया है जो आवेदन में दिया गया है कि उनके द्वारा चोरी की गई है और अपने मित्र सुमित कुमार को के हाथ बेच दिया गया है। सूरज कुमार को अरेस्ट कर लिया गया है। सुमित कुमार की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब पुलिस चाहे जो भी दावे कर ले, जैसी भी कार्रवाई करे, लेकिन सवाल है कि बिहार में जब आईजी जैसे बड़े पद के अधिकारी के घर सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी कितना सुरक्षित होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। पटना के पालीगंज में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि लोगों को बहलाकर लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सेहरा गांव में सबसे ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया है। पालीगंज में धर्म परिवर्तन का खेल। गरीबों को दिया जा रहा लोभ लालच। ईसाई मिशनरी पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। स्वास्तिक निशान वाले इस घर को देखिए।
स्वास्तिक का निशान बताने के लिए काफी है कि ये किसी हिंदू का घर है। लेकिन जब आप ये जानेंगे कि इस घर में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है तो आपके होश उड़ जाएंगे। तस्वीरें पटना के पालीगंज स्थित सेहरा गांव की हैं। आरोप है कि घर का मालिक कामेश्वर साव और एक चौधरी परिवार मिलकर यहां चर्च चलाते हैं और गरीब लोगों को लोभ लालच देकर ईसाई बनाने का काम करते हैं। खास करके महिलाओं को ईसाई बना रहा है, इस पर हमारी नजर है। और उस गांव में हम लोग घर वापसी कार्यक्रम भी करवाए थे, लेकिन प्रलोभन देकर जो धर्मांतरण करवाया जा रहा है अंधविश्वास में फंसाकर, उसके चलते कुछ महिलाएं हैं से ईसाई बन गई है, कुछ पुरुष भी ईसाई बन गए हैं। अब जरा घर के अंदर प्रार्थना के नाम पर जुटी इन महिलाओं को देखिए। महिलाओं का कहना है कि जब से वे प्रार्थना में शामिल हो रही हैं, तब से मुश्किलें कम हुई हैं। पहले आप लोग किनको मानते थे? पहले तो भगवान अपना भगवान के मानते हैं। किस धर्म के मानते थे आप लोग पहले? आज जब परमेश्वर में आए, यीशु प्रभु में आए हैं न, जब से हम अनंत जिंदगी जी रहे हैं। मतलब कि हिंदू धर्म में आपको दुख होता था और इस धर्म में आने के बाद सुख हो रहा है, यही कहना है आपका? हाँ, हमारा यही कहना है। जैसे दुख में जैसे कोई धर्म इसमें नहीं। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि क्रिश्चियन बने कुछ लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाया गया था, लेकिन ईसाई मिशनरियों ने एक बार फिर प्रलोभन देकर उन्हें ईसाई बना लिया और तब से इस इलाके में धर्म परिवर्तन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना के पालीगंज से अमरजीत की रिपोर्ट। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद इलाज के लिए सिंगापुर जा रहे हैं, जहां उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। सिंगापुर जाने से पहले कई नेताओं ने दिल्ली में लालू प्रसाद से मुलाकात की और तस्वीरें मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास की हैं, जहां लालू प्रसाद ठहरे हुए थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि देश के लोगों की दुआ लालू प्रसाद के साथ है और वे जल्द स्वस्थ होकर लौटेंगे। ट्रांसप्लांट होना, पिछली बार सिंगापुर गए थे तो वहाँ के डॉक्टरों ने सारे टेस्ट करके जो उनका सुझाव था कि ट्रांसप्लांट जो है बेटर ऑप्शन है, तो इस पे जो है सभी लोगों ने सहमति जताई है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो ऑपरेशन, जो सर्जरी ट्रांसप्लांट होने जा रहा है वो एक सक्सेसफुल होगा और बहुत लोगों की दुआएं लालू जी के साथ हैं, तो जल्द ही स्वस्थ होकर के वो सिंगापुर से लौट। पूर्व मंत्री और भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष ने कुढ़नी उपचुनाव में वीआईपी प्रत्याशी नीलाव कुमार को समर्थन को लेकर सवाल उठाया और साथ ही फ्रंट के नेताओं को चेतावनी दी है। दरअसल बुधवार को पूर्व मंत्री और फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष अजित कुमार ने एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें वीआईपी प्रत्याशी नीलाव कुमार को समर्थन का ऐलान किया था। इसे लेकर सुरेश शर्मा ने नाराजगी जताई। उन्होंने इस बैठक को आधिकारिक नहीं बताया और साथ ही फ्रंट के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। बिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के बैनर, उसके तहत जो काम होगा वो समाज का काम होगा। ये कुछ अलग लोग इसको विपरीत काम कर रहे हैं। यह हमारे जिला अध्यक्ष ने जो कहा है कि वह संवैधानिक बैठक नहीं हुई है, क्योंकि न जिला अध्यक्ष बुलाए हैं और न प्रदेश के अध्यक्ष हम बुलाए हैं। जो लोग असंवैधानिक तौर से किसी के साजिश से जो वहाँ पर खड़ा कराया गया है नीलाव को, वह साजिश के तहत है। और जो फ्रंट के लोग इस तरह का जो गलत काम किए हैं उन पर अनुशासनिक कार्रवाई किया जाएगा। अगर वो नहीं समझेंगे तो उनको फ्रंट से हटा भी दिया जा सकता है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव ने एआईएमआईएम से अपनी मजबूती साबित करने का दावा किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बिहार में जाति की राजनीतिक हावी है, साथ ही उन्होंने महागठबंधन के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। मजबूत आवाज बनकर एमआईएम उभर रही है। गुलाम मुर्तजा साहब पर लोगों का विश्वास है और हम लोग समझते हैं कि एमआईएम यहाँ अच्छा प्रदर्शन करेगी। महागठबंधन के लोग हैं तो उनको खुद झांकना चाहिए। जब आप लोग कहते हैं कि अगर महागठबंधन के लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं, अभी जदयू आई है राजद के साथ, अभी तो उनके बदन से बीजेपी की जो महक है वो बाकी है। उनके बदन में गंगा स्नान भी इसने नहीं किया है। और मामला ये है कि राजद के लोगों ने बीजेपी के साथ ही 90 में अपना सरकार बनाया था
और ये हमको कैसे कह रहे हैं इस तरह की बात। बीजेपी की बी टीम थी जो, तो वही लड़ रही है आज। अरे बिहार में बीजेपी का ना गठबंधन था, तो उनके साथ जो थे तो उनकी बी टीम तो खुदे लड़ रहा है, तो बी टीम दूसरे को बी टीम कर रहा है, तो इन लोगों का जमीर उमीर बाकी है कि नहीं है कि अपने आप जमीर अपने सीने में नहीं देखता झांक कर जरा सा कि वो कहाँ खड़े हैं। अगली खबर है कैमूर से, जहां गैंगमैन की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा टल गया। घटना पंडित दीनदयाल गया रेलखंड के भगवा रोड रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर बरेज गांव के पास की है, जहां टूटी रेल पटरी से मालगाड़ी गुजरी, लेकिन गैंगमैन की सूझबूझ के कारण हादसा टल गया। गैंगमैन ने टूटी हुई पटरी को देख लिया और तुरंत इसकी सूचना रेल विभाग को दी। इसके बाद रेलवे की टीम ने पटरी की मरम्मत की। पटरी पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेनों को परिचालित कराया गया। मामला कुछ नहीं है, ठंडा के समय में आपका ट्रैक सिकुड़ता है, तो 7:15 में PWI संजय रिपोर्ट किया है कि रेल फ्रैक्चर हो गया है। तो उससे पहले गाड़ी आपको 7:02 में गई है। उसके बाद आपकी तो अपना नट बोल्ट प्लेट लगा के और 30 के क्रॉसर पर गाड़ी को चलाया गया है 7:45 गुस्ट जी। इसके बाद 30 का क्रॉसन देखे सभी गाड़ियों का क्रॉसन पर चलाया जा रहा है और ब्लॉक भी दिया गया है। पटना के गोला रोड में सोनू मार्केट के सामने गद्दे और मोबाइल की दुकान में अचानक आग लग गई। गद्दे के आग के लगने के कारण आग और भी भयावह हो गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। आग लगने के कारण काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। अरवल के कलेर थाना पुलिस ने NH 139 पर वाहन जांच के दौरान ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त की है। जब्त शराब को झारखंड से पूर्णिया ले जाया जा रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने ट्रक से 310 कार्टन शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। $310 कार्टून है, उधर से आ रहे थे 139 पर राजमार्ग पर रोड पर वाहन चेक इन कर रहे थे। चढ़ाए तो बोला, ड्राइवर को पूछे तो बोला कि शीशा लोड है और तो सिपाही उपाही को चढ़ाए ऊपर, तो शीशा लोड हटा के 2-4 बोरा हटा के देखा तो कार्टून दिखाई पड़ा, तो 310 कार्टून है। और चालक को पकड़े हैं? चालक को लिए पकड़ के अपने अंदर में। खबर है पटना से, जहां दीदारगंज थाने के हीरानंदपुर गांव में अवैध शराब बेचने का विरोध किए जाने पर शराब कारोबारियों ने मारपीट और गोलीबारी की है। गोलीबारी में एक बुजुर्ग को गोली लगी है। वहीं मारपीट में दोनों पक्ष के 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए NMCH में भर्ती कराया गया है। घायल बुजुर्ग की पहचान हीरानंदपुर गांव के विश्वनाथ सिंह के रूप में की गई है। लगा लेना, दाब ले रहा। उसके खेत के नीचे शराब बेचता था, तो माना किया तो का बोले कि वहाँ से का बोले कि गाड़ी घर पोल करते घरे आया के बाद का बोले है कि जे रात में तो का बोले गाड़ी वाड़ी बक के छोड़ दिया। सवेरे हुआ ना तो छत्ते पर से ईंटा चलाना शुरू कर दिया। कराने के लिए तो थाना में पैसा दे या तो जो भी कुछ करे, दरोगा का बोले कि नहीं लिया एप्लीकेशन, तो सीधे फाड़ के फेंक दिया कि इसकी हम का बोले कि जे ऐसा रोज होता है। अब बताइए उस दिन जो का बोले है कि ये रहता हो आज गोली चलता। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद जोर शोर से चल रही है। डिप्टी सीएम के मिशन 60 डे के सख्त निर्देश के बाद विभाग बैठकों का आयोजन कर रहा है। अधिकारी सरकारी अस्पतालों में सुधार के दावों की रिपोर्ट ले रहे हैं और आज भी विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिलों के मेडिकल अफसरों के कामकाज की जानकारी ली और हालात सुधारने का दावा किया। बिहार का स्वास्थ्य महकमा मिशन 60 डेज के मोड पर काम कर रहा है। दरअसल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने 60 दिनों के भीतर व्यवस्था में सुधार करने का निर्देश दिया है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने का फरमान सुना दिया है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग की ओर से आए दिन समीक्षा बैठक हो रही है।
शुक्रवार को सभी जिलों के सिविल सर्जन, डीपीएम से विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कामकाज का ब्यौरा मांगा। बैठक में सदर अस्पतालों की तस्वीरें कितनी बदली, कितना सुधार सरकारी अस्पतालों में हुआ, इसकी जानकारी ली गई। बेहतर करने की कवायद है, शुरुआत है। उसी कड़ी में लगातार समीक्षा चल रही है और आज उससे संबंधित समीक्षात्मक बैठक थी जिसमें हर जिले में जो काम हुआ है उसका प्रेजेंटेशन देखा गया है। जहां जहां चुनौतियां बरकरार हैं और ये क्षेत्र ऐसा है जो लगातार चुनौतियों से भरपूर है, तो हम लोगों ने समीक्षा में कई चीजों पर निर्णय लिए हैं और ये लगातार हमें इस दिशा में काम करना है और लक्ष्य यह है कि एक रोल मॉडल के रूप में यह राज्य इस क्षेत्र में भी देश के लिए रहे। बैठक में बेहतर काम करने वाले 5 जिले शेखपुरा, सहरसा, भागलपुर, बांका और खगड़िया को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। अपर मुख्य सचिव दावा कर रहे हैं कि 60 डेज टारगेट का काफी असर देखने को मिल रहा है। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 7 सितंबर को अस्पतालों का निरीक्षण किया था। व्यवस्था से असंतुष्ट होने पर 60 दिनों का टारगेट हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया था। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया गया था। किसी भी हाल में कोताही बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात कही थी। इसके बाद से ही हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अस्पतालों में सुधार की रिपोर्टिंग ले रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 के कैमरे पर अब भी स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई ठोस सुधार होता नजर नहीं आ रहा। मरीजों की परेशानी, डॉक्टरों की कमी जैसे अहम मुद्दे आज भी हेल्थ सिस्टम को मुंह चिढ़ा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिन के बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। मोहन भागवत कल बक्सर जाएंगे, जहां वे एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 27 नवंबर को मोहन भागवत छपरा के मलखाचक में स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और स्वतंत्रता सेनानी भगवान सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बाद में दरभंगा जाएंगे और वहां आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। 28 नवंबर को भी दरभंगा में ही उनका कार्यक्रम है। आगे देखिए जोहार झारखंड।